नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शुभम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। आइए देखते हैं ईवीएस विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। जो ऑनलाइन परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, जो ऑनलाइन जो परीक्षाएं चल रही थी सीटेट की, उनमें विगत परीक्षाओं में जो आए हुए प्रश्न हैं, तो देखते हैं उन्हीं प्रश्नों पर आधारित और जो प्रश्न पूछे गए थे शिफ्ट में, वही प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा वह कौन सा जीव है जो शिकार को दफन कर देता है, भूख लगने पर, यानी कि भूख लगने पर उसे वापस खाता है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी भालू, ऑप्शन डी स्लॉथ। तो वह कौन सा जीव है जो शिकार को दफन कर देता है और भूख लगने पर वापस उसी को खा लेता है? तो वो कौन सा जानवर है? वो है शेर। कौन सा है? शेर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, एक शेर अपना मुंह कितना बड़ा खोल सकता है? तो एक शेर अपना मुंह कितना बड़ा खोल सकता है? ऑप्शन ए 1 फीट, ऑप्शन बी 2 फीट, ऑप्शन सी 3 फीट, ऑप्शन डी 4 फीट। तो कितना मुंह खोल सकता है? तो वो 1 फीट खोल सकता है एक शेर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, इग्लू के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए, ये एक्समो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। ऑप्शन बी, इसकी छत में छेद बनाया जाता है। ऑप्शन सी, ये 4 डिग्री सेल्सियस में बनाया जाता है। ऑप्शन डी, ये गुंबद के आकार का होता है। तो सत्य कथन की बात करें, ये तो गुंबद के आकार का होता है, इसकी छत में छेद बनाया जाता है, ये अस्थायी निवास है, लेकिन ये 4 डिग्री सेल्सियस में बनाया जाता है, ये नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, झंगोरे की खीर कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है? तो झंगोरे की खीर कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तराखंड। अब ये झंगोरे क्या होती हैं? तो झंगोरे की बात करें तो ये है वर्नाइड, एक प्रकार का बाजरा। क्या है ये? बाजरा। और ये कहाँ के लोग खाते हैं इसकी खीर बना करके? इसकी जो खीर बनाकर खाते हैं उत्तराखंड के लोग। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, भारत का वर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो भारत का वर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग को, ऑप्शन सी डॉक्टर सलीम अली को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। डॉक्टर जो सलीम अली थे, ये कौन से पक्षियों से संबंधित थे? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को पक्षियों का द्वीप कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को पक्षियों का द्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो पक्षियों का जो द्वीप कहा जाता है वो दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? तो कौन सा जीव है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? ऑप्शन ए उल्लू, ऑप्शन बी मैना, ऑप्शन सी तोता और ऑप्शन डी कोआ। तो झटके की बात करें तो हो जाएगी मैना। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर 360 डिग्री की बात करता, 360 डिग्री की चारों ओर घुमाने की बात करता तो हो जाता उल्लू। और ये उल्लू कैसा, ये रात्रिचर प्राणी है, और जो रात्रिचर प्राणी होते हैं उनके लिए 2 रंग दिखाई देते हैं, काला और सफेद। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी सोते समय अपनी टांग ऊपर करके सोता है? तो कौन सा पक्षी है जो सोते समय अपनी टांगें ऊपर करके सोता है? ऑप्शन ए बुलबुल, ऑप्शन बी चरखी, ऑप्शन सी टिटीहरी, ऑप्शन डी मैना। तो कौन सा पक्षी है जो अपनी टांगें ऊपर करके सोता है? तो वो है टिटीहरी। कौन है? टिटीहरी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, परिवार में नौकर किसका भाग है? तो परिवार में नौकर किसका भाग है? ऑप्शन ए संयुक्त परिवार का, ऑप्शन बी एकल परिवार का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नौकर परिवार की बात करें, तो नौकर की बात करें तो ये संयुक्त परिवार का भी हिस्सा है और एकल परिवार में भी है। तो इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है,
कौवा को चोर पक्षी कहा जाता है, यानी कौवा को चोर पक्षी कहा जाता है, परंतु उल्लू को कौन सा पक्षी कहा जाता है? ऑप्शन ए सुस्त पक्षी, ऑप्शन बी चौकीदार, ऑप्शन सी इलाही पक्षी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौवा को चोर पक्षी कहा जाता है, तो उल्लू को क्या कहा जाता है? उल्लू को चौकीदार पक्षी कहा जाता है, क्योंकि ये रात्रिचर प्राणी है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल की कमी होने पर मृत्यु हो जाती है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 10%। तो कितने परसेंट की कमी हो जाए मानव शरीर में जल की मात्रा, तो क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाती है। तो 10% की कमी होने पर मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अजगर कितने घंटे सोता है? तो अजगर सांप कितने घंटे सोता है? ऑप्शन ए 12 घंटे, ऑप्शन बी 14 घंटे, और ऑप्शन सी 16 घंटे, और ऑप्शन डी 18 घंटे। तो अजगर की बात करें तो अजगर जो सोता है वो 18 घंटे सोता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला है, असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन ए चींटियां पीछे की चींटियों के लिए कुछ कुछ छोड़ती हैं, कुछ ऐसी गंध छोड़ती हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट में है। ऑप्शन बी रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसके गंध को पहचान लेता है, यानी कि उसकी गंध से पहचान लेता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। शेर अपने इलाके की पहचान सूंघकर करता है, तो ये भी बिल्कुल बात ठीक है। तो इसका मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या ठीक है। तो असत्य कथन की बात कर रहा तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? तो निम्न में से कौन सी विधि है जो प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी चौक एवं टॉक विधि, ऑप्शन सी जांच आधारित प्रशिक्षण शिक्षण, ऑप्शन डी जग एवं मग पद्धति। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक कक्षाओं की बात करें ईवीएस के लिए, तो वो हो जाएगी चौक एवं टॉक विधि, यानी कि लिखते समय बोलते, यानी कि लिखते समय बोलते ही बोलते जाएं। तो ये विधि क्या सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? ऑप्शन ए पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना, ऑप्शन बी किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, ऑप्शन सी किसी नजदीक स्थान पर जाना, और ऑप्शन डी अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो क्षेत्रीय भ्रमण की जब बात करें, ये क्षेत्रीय भ्रमण की जब बात करें तो हो जाएगा पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। ऑप्शन ए ये संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है, ऑप्शन बी ये केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में, तो ये तो होगा नहीं केवल, ऑप्शन सी ये केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से अपने आपसी संबंध के बारे में, तो ये भी नहीं होगा, केवल दादा दादी की बात कर रहा है। ऑप्शन डी ये अनेक पीढ़ियों से ये अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, जब अनेक पीढ़ियों की बात हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में आकलन का संकेतक है, तो ईवीएस में आकलन का संकेतक क्या है? ऑप्शन ए चर्चा करना, ऑप्शन बी स्मरण करना, ऑप्शन सी कथन देना, ऑप्शन डी सूची बनाना। तो ईवीएस में आकलन का जो संकेत है वो कौन सा संकेत हो जाएगा? वो चर्चा करना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो कौन सा क्रियाकलाप है जो छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना, ऑप्शन बी उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, ऑप्शन सी उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, ऑप्शन डी उनसे उनके आसपास का रेखा चित्र बनाने को कहना। तो जब स्कूली बच्चों की बात हो तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को कक्षा 1 के
विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। तो निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। ऑप्शन डी, विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। तो अगर हम बात करें, क्योंकि बच्चों को उपथीम पढ़ानी है पशुओं के बारे में, तो विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर उनके लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाएं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। तो उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए, उसे अतिरिक्त समय देना। ऑप्शन बी, उसे अधिक स्नेह देना। ऑप्शन सी, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना। ऑप्शन डी, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? तो इनमें से कौन है जो पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन का भाग है? ऑप्शन ए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। ऑप्शन बी, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं। और ऑप्शन सी, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार। और ऑप्शन डी, सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर वो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती हैं। तो विद्यार्थियों की क्या सहायता करती हैं पर्यावरण की पुस्तकें? ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में। ऑप्शन सी, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली अपने दोस्त को इलाज के यानी कि पहेली नाम की एक लड़की है, वो अपने दोस्त को इलाज के रेशे से एक उपहार बनाना चाहती है। तो वह निम्नलिखित में से किसे चुनेंगे? ऑप्शन ए, जूट बैग, जूट का थैला। ऑप्शन बी, ऊनी शॉल। ऑप्शन सी, रेशमी साड़ी। ऑप्शन यानी कि चौथा, नायलॉन का दुपट्टा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जब रेशे की बात करें तो क्या हो जाएगा? जूट का थैला। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, टब, नाली, पानी और हिमनद। ऑप्शन दो, महासागर, निकाय और ग्लेशियर। ऑप्शन तीन, नदी, तालाब और झरने। और ऑप्शन चार, समुद्र और महासागर निकाय। तो जल के तो सभी स्रोत हैं इनमें से, यानी कि हिमनद भी है, महासागर भी है, ग्लेशियर भी है, नदी भी है, तालाब भी है, झरने भी हैं। लेकिन सब अगर हम जल के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो वो जल आता कहाँ से? तो सागर या महासागरों से आता है। तो ऑप्शन चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आइए। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? तो मिजोरम राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? ऑप्शन ए, गन्ना। ऑप्शन दो, चावल। ऑप्शन तीन, गेहूं। ऑप्शन चार, मक्का। तो मिजोरम राज्य की जो मुख्य फसल है वो है चावल। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइए। हर जोर का धमाका है, यानी कि हर जोर का धमाका है एक शीर्षक है जो खालिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन ए, किसी भी तरल पदार्थ की बूंदों की गिनती। ऑप्शन दो, पानी की बूंदों की गिनती करना। ऑप्शन तीन, जल का महत्व। और ऑप्शन चार, गिनती का महत्व। तो हर जोर यानी कि हर जोर का धमाका है एक शीर्षक है जो संबंधित है जल का महत्व। किसका? जल का महत्व। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला है, कौन सा पक्षी यानी कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? कौन सा नर पक्षी अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए, बीवर पक्षी। ऑप्शन दो, सूर्य पक्षी। ऑप्शन तीन, दर्जी पक्षी।
और ऑप्शन 4 कबूतर। तो यानी कि सूर्य पक्षी को कहते हैं सनबर्ड। क्या कहते हैं उसे? सनबर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो नर पक्षी की जब बात करें तो वो क्या हो जाता है, बीवर पक्षी हो जाता है। और नर कई घोंसले बनाता है, और जो घोंसला मादा को पसंद आ जाता है, मादा उसी घोंसले में क्या देती है, अंडे देती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। कौन सा जानवर बिल में रहता है? तो कौन सा जानवर है जो बिल में रहता है? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन 2 इंडियन रॉबिन, ऑप्शन 3 कोआ, ऑप्शन 4 केंचुआ। तो कौन सा जानवर है जो बिल में रहता है? ना तो कोआ रहता है, ना भारतीय रॉबिन रहती है, ना बंदर रहता है। कौन रहता है? केंचुआ बिल में रहता है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और केंचुआ क्या किसान का मित्र है, किसान का मित्र है। और ये जमीन को क्या बनाता है? पोली बनाता है, उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन क्या है। आमतौर पर डल लेक में पाए जाने वाले पानी में बने घर को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। अब डल लेक मानी झील, और डल झील कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। तो अब जो डल झील हो जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो इसमें पानी में जो बने घर होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए मेहराब, ऑप्शन 2 खत्म बंद, ऑप्शन 3 डोंगा, ऑप्शन 4 रेवो। तो उन घरों को क्या कहा जाता है? डल झील में जो घर होते हैं बने हुए, उन्हें कहा जाता है डोंगा। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का रेशेदार फल नहीं है? तो कौन है जिसमें से रेशा नहीं है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन 2 जूट, ऑप्शन 3 गन्ना, ऑप्शन 4 भांग या सन। तो सन भी रेशा है, जूट भी रेशा है, कपास भी रेशा है, लेकिन गन्ना क्या रेशा नहीं है, गन्ना क्या तना है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, पोर्ट बेली वाले बच्चों को किस प्रकार की बीमारी का सूचक होता है? यानी कि पोर्ट बेली वाले बच्चों को किस प्रकार की बीमारी का सूचक होता है? ऑप्शन ए घेंगा, ऑप्शन 2 एनीमिया, ऑप्शन 3 क्वाशियोरकर, और ऑप्शन 4 मरासमस यानी कि सूखा रोग। तो पोर्ट बेली की बात करें तो वो कौन सा रोग सूचक है? वो है क्वाशियोरकर रोग का सूचक है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा युक्त खाद्य पदार्थ से खालिस्तान नामित स्थिति हो सकती है। यानी कि वसा युक्त खाद्य पदार्थ खाने से कौन सी स्थिति हो सकती है? ऑप्शन ए बेरी बेरी, ऑप्शन 2 मोटापा, ऑप्शन 3 एनीमिया, ऑप्शन 4 स्कर्वी। तो कौन सी बीमारी होती है? तो वो मोटापा हो जाता है वसा युक्त खाद्य पदार्थ खाने से। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, मोटापा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदबावरी एक सीढ़ी युक्त कुआं कहाँ स्थित है? तो चंदबावरी एक सीढ़ी युक्त कुआं कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए परशुरामपुरी, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 अमेरिकन, और ऑप्शन 4 आभानेरी। कहाँ पर स्थित है? आभानेरी, आभानेरी, आभानेरी। ये आहानेरी नहीं है, आभानेरी। यानी कि हा की जगह पर क्या बनेगा? भा बनेगा। तो बताएं चंदबावरी एक सीढ़ी युक्त कुआं कहाँ स्थित है? तो चंदबावरी कुआं की बात करें तो वैसे अगर प्रश्न पूछता तो वो हो जाता राजस्थान। क्या हो जाता? राजस्थान। लेकिन राजस्थान के इसने शहर पूछा, जैसे जोधपुर है, अमेरिका है, परशुरामपुरी है। तो वो कौन सा स्थान है? तो वो है आभानेरी। कौन सा स्थान है? आभानेरी। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, आभानेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के किस हिस्से में रहने वाले लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने तिकोने टेंट तिकोने टेंट को रेवो कहा जाता है, और बचे हुए लोगों को रहने की जगह को लेचा कहा जाता है? ऑप्शन ए नारियल प्रदेश कहा जाता है, ऑप्शन 2 महानगरी कहा जाता है, ऑप्शन 3 जम्मू कश्मीर कहा जाता है, और ऑप्शन 4 लेह और नींद कहा जाता है। तो जो रेवो घर होते हैं वो कहाँ बने हुए होते हैं? तो ये लेह लद्दाख में बने हुए होते हैं। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, लेह और नींद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, इनमें से किस परिस्थिति में परिवर्तनशीलता की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी? तो परिवर्तनशीलता की प्रक्रिया किसमें सबसे धीमी होगी? ऑप्शन ए सतही क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि हो। अब जब वृद्धि होगी तो परिवर्तनशील कम होगा या ज्यादा होगा? तो इसमें ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 2 सतही क्षेत्रों में वृद्धि होगी। जब भैया वृद्धि होगी तो वहां पर परिवर्तनशील यानी कि परिवर्तन भी क्या होगा? वृद्धि, अधिक वृद्धि होगी। ये कह रहा धीमी होगी, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 सतही क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ेगा तो क्रिया तेजी से होगी। ऑप्शन 4 सतही क्षेत्र और तापमान दोनों घटते हैं, तब जब दोनों घटेंगे तो क्या क्रिया धीमी गति से होगी? ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, लाजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 झारखंड,
ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। तो लाजिम जो है वो झारखंड का लोक नृत्य है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगपा की भाषा में चांगथाम का क्या अर्थ है? तो चांगपा की भाषा में चांगथाम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। ऑप्शन 2 पर्वत। ऑप्शन 3 तंबू। और ऑप्शन 4 शॉल। तो बताएं, चांगपा की भाषा में चांगथाम का जो अर्थ है वो है एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए कोलकाता। ऑप्शन 2 भोपाल। ऑप्शन 3 हैदराबाद। ऑप्शन 4 उज्जैन। तो अखिल भारतीय कालिदास समारोह जो है वो उज्जैन में आयोजित किया गया। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य श्रावणी मेला आयोजित होता है? तो राज्य श्रावणी मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु। ऑप्शन 2 गुजरात। ऑप्शन 3 हरियाणा। ऑप्शन 4 झारखंड। तो श्रावणी मेला जो है वो झारखंड में क्या होता है? आयोजित होता है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन 2 मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन 3 इब्राहिम लोधी। ऑप्शन 4 राजकुमार शाह तुगलक। तो इब्न बतूता जब भारत आया था उस समय दिल्ली का जो सल्तनत था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल सांपों को बीन बजाकर डांस करा सकते हैं, ये कला वह अपने परिवार के सदस्यों से सीखी थी। यानी कला, सॉरी, ये क्या कला, ये कला जो है उसने अपने परिवार के सदस्यों से सीखी। उन्हें कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। वे किस समुदाय से संबंधित हैं? ऑप्शन ए चांगपा जनजाति। ऑप्शन बी भील समुदाय। ऑप्शन 3 राजस्थान का एक सपेरा समुदाय। और ऑप्शन 4 आदिवासी समुदाय। तो अगर हम बात करें तो जो सांपों का बीन बजाने का जो काम था उसने अपने परिवार के सदस्यों से सीखा, तो इसे कालबेलिया कहा गया था। तो ये जो समुदाय है वो है राजस्थान का एक सपेरा समुदाय। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति राजस्थान के भील जनजाति राजस्थान के किस भाग में निवास करती है? ऑप्शन ए उत्तरी भाग में। ऑप्शन 2 पूर्वी भाग में। ऑप्शन 3 दक्षिणी भाग में। ऑप्शन 4 पश्चिमी भाग में। तो भील जनजाति है कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में होती है, अधिक पाई जाती है। लेकिन किस भाग में होती है? तो ये दक्षिणी भाग में अधिक है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए कर्नाटक का कथक है। ऑप्शन 2 असम का बिहू है। ऑप्शन 3 उड़ीसा का भरतनाट्यम है। और ऑप्शन 4 तमिलनाडु का लावड़ी है। तो लावड़ी की बात करें तो लावड़ी हो जाएगा महाराष्ट्र का। अगर हम बात करें भरतनाट्यम तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का। और कथक की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कथक। तो असम बिहू जो है वो क्या है? सही है स्टेटमेंट, यानी कि असम राज्य का कौन सा लोक नृत्य है? बिहू है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर के सामने दांतों से जीवन भर बढ़ रहे हैं? यानी कि किस जानवर के सामने के दांत जो है वो जीवन भर बढ़ रहे हैं? दांतों को अधिक वजन होने से रोकने के लिए उसे किस वस्तु को कुतरते रहना चाहिए? यानी कि दांतों से कुतरता रहता है हर समय, वो कौन सा जानवर है? ऑप्शन ए गिलहरी। ऑप्शन 2 छिपकली। ऑप्शन 3 चूहा। ऑप्शन 4 दीमक। तो वो कौन सा जानवर है? तो वो जानवर हो जाएगा गिलहरी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, गिलहरी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पर्यावरण विषय से संबंधित जो 45 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।